अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी की इन्हीं लाइनों को चरितार्थ कर रही है हमारे जोधपुर घोषित समाज की संस्थान जागरूक मंच घोषित समाज सेवा संस्थान, जो पिछले 5 से 6 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में समाज के होनहारों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 5 सालों में आयोजित किए गए प्रतिभा सम्मान समारोह में हर साल, हर वर्ष हम उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं। इस वर्ष आयोजित किए जाने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह जज्बा 2026 में एक नई मुहिम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कौम के जो टॉपर्स बच्चे हैं, राजस्थान घोषित समाज के जो टॉपर्स बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, उन बच्चों का एक शो हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टॉपर्स टॉक शो। उन टॉक शो में उन बच्चों के क्या-क्या अनुभव रहे, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, उनके माता-पिता ने कैसे संघर्ष किया, उनकी फैमिली बैकग्राउंड से वो कैसे आए, कैसे उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया और एक बेहतर परिणाम हासिल किया और अपनी कामयाबी के परचम लहराए। इसी कड़ी में आज के इस पहले एपिसोड में हम इस्तकबाल करना चाहेंगे जोधपुर कोसी समाज की शान, हमारे जो टॉपर्स है, पहले टॉपर्स अनस चौहान, जो कि जोधपुर से है, जिन्होंने 2 साल पूर्व 10वीं की परीक्षा में भी टॉपर्स का मुकाम हासिल किया था और इस वर्ष भी 12वीं की परीक्षा में बॉयज कैटेगरी में एक टॉपर्स का मुकाम हासिल करते हुए 96% से ज्यादा अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। मैं इस्तकबाल करना चाहूंगा अनस चौहान का। कैसे हैं आप? बढ़िया। तशरीफ रखिए। अनस, आपका इस्तकबाल है यहाँ पर। कैसा लगा यहाँ आके? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। बड़ा ग्रेटफुल फील हो रहा है बिकॉज आई गॉट अ मंच टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स, माय जर्नी अबाउट माय 12th एकेडमिक्स। हाँ, ये बढ़िया मंच है सो डैट आई कैन मोटिवेट अदर स्टूडेंट्स जो मे बी इसको देख के मोटिवेट हो सकते हैं और आई विल ट्राई फुल्ली हार्ड टू रिलेट टू मी, क्योंकि मेरा काम यही है यहाँ पे आके। मैं मेरी जर्नी एकदम रॉ एंड रियली बताऊंगा, जो मैंने करा और जो नहीं करा, सारे ड्रॉबैक्स सेटबैक्स सबको फुल्ली एक्सप्रेस करूंगा यहाँ पे आके। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो ज़मीन से जुड़े हुए तथ्य हैं, जो जितने भी हमारे सामने रखे हैं। जैसा कि प्रतिभा सम्मान समारोह 2 साल पहले भी हमने आयोजित किया था, तो उस वक़्त आप 10th में थे। हाँ, उस वक़्त भी आप हायर अचीवर थे हमारे हाँ। और अभी भी आप हायर अचीवर हैं बॉयज़ कैटेगरी में। तो 10 जो 2 साल का फ़ासला है, 2 साल के फ़ासले को आपने कैसे मेंटेन किया ताकि आपका टॉप रैंक बना रहे? सबसे पहले मैंने सिर्फ खुद को एनालाइज करने में ही लगा दिया 2 साल, बिकॉज आई वांट टू कि मेरा कितना पोटेंशियल है, मेरा बिहेवियर क्या है, और जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो मैं खुद को कैसे मैनेज करता हूँ। वो फेस बड़ा हार्ड होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, तो मैं खुल के किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसलिए मैंने 2 साल फुल्ली टेस्ट दे के सारे एग्जाम्स इनमें ही एनालाइज में लगा दिया, अपना कैरेक्टर पहचाना बस, और एक वर्जन रियलिटी कर दिया कि मेरे को एकदम अल्टीमेटली अगर 12th के बोर्ड मेरे सामने ही आ जाए तो मेरे को फिर टाइम नहीं मिलेगा अपने आप को तैयार करने का। तो मैंने फुल्ली खुद को ही फोकस करा। मेरे को पता था मेरे मार्क्स लॉजिकल सब्जेक्ट्स में कम आ रहे थे, क्योंकि इंग्लिश हिंदी ये इनमें इतना नहीं होता, इनमें आपको बस लिखने के मार्क्स मिल जाते हैं और लैंग्वेज बेस्ड है। मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो मेरे को इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई जस्ट गॉट हार्ड टू गेट अ मार्क्स ऑन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। That's all I've done in 2 years of time. मुझे नहीं लगता आपको किसने बोल दिया आप इंट्रोवर्ट हैं। नहीं, ये मेरे को अंदर से लगता है, और शायद नहीं, आपके सेल्फ बात डाउट करने हो के सकता तरीके है। से तो लगता ही नहीं आप इंट्रोवर्ट हैं। नहीं, ये सेल्फ डाउट हो सकता है, बट मेरे को ये ऐसा लगता है बिकॉज आई फील हार्ड टू इंटरेक्ट विद क्राउड। दैट्स व्हाई आई फील, और मैंने अपना कैरेक्टर ही बिल्ड करा। 11 में मैंने कभी कोई प्रेशर नहीं लिया, 12th में मैंने प्रेशर नहीं लिया। अल्टीमेटली पढ़ा मैं अक्टूबर के बाद ही हूँ। उससे पहले मैंने टेस्ट दिए,
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, टीचर से बात करा, डाउट सॉल्व करे, बस इसमें ही लगा दिया सब कुछ। स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करूंगा आपसे। दिन में कितने घंटे पढ़ना सफिशिएंट होता है आपके लेवल के बच्चे को या दूसरे बच्चे को? पहले तो ये तो एक डिपेंड करता है दूसरे पे, जैसे मैं 2 घंटे में कवर कर सकता था। और अगर स्टडी की बात है तो स्टडी में लर्निंग फेज अलग होता है, प्रैक्टिस फेज अलग होता है, रिवीजन फेज अलग होता है। इन सब में टाइम लग जाता है तो वो हो जाता है 10-12 घंटे। बाकी लर्निंग में इतना कोई टाइम नहीं लगता है। कोई टॉपिक नया होगा तो आप उसको सीखोगे, अगर आपका ब्रेन डेवलप है तो वो 1 से 2 घंटे में इनफ है। फिर प्रैक्टिस के वो जरूरी नहीं है कि 1-2 घंटे के बाद ही प्रैक्टिस, आप बाद में भी कर सकते हो प्रैक्टिस। तो मिनिमम ऑनलाइन एवरेज आप कह सकते हो कि 4 से 5 घंटे बस इतना। प्रैक्टिस, रिवीजन और लर्निंग का सिर्फ फेज आए तो वो सिर्फ 2 घंटे में हो जाता है पूरा। अभी जैसे ये हमारे जो टॉक चल रहा है, हमने काफी बच्चों से बात की है, बट स्टडी के जो फैक्टर्स आपने अभी 3 फैक्टर मेरे को बताया ना, प्रैक्टिस, लर्निंग और प्रैक्टिस, रिवीजन। तो ये 3 फैक्टर का आपने कॉम्बिनेशन कैसे, कोऑर्डिनेट कैसे किया तीनों फैक्टर्स को? सबसे पहले मैं लास्ट फेज का बताता हूँ, क्योंकि उस समय मैं बहुत एक्टिव था, मेनली दिसंबर जनवरी में। तो मैंने नए टॉपिक्स पढ़ना छोड़ दिया। मैंने ना पूरा प्रैक्टिस कर चुका था मैं। सिर्फ 2 ही फैक्टर मेरे रियल में काम है, वो है रिवीजन और ये प्रैक्टिस। फिजिक्स में मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। दिसंबर में मैं फिजिक्स में बहुत बैकलॉग्स थे मेरे, उनको कवर करा। और यूट्यूब का ही सहारा लिया मैंने, फ्री रिसोर्सेज थे यूट्यूब पे, उनको मैंने यूज़ करा, उनकी फुल प्रैक्टिस करी। और रिवीजन में मेरा मानना तो ये है कि मेरे को याद होता है सिर्फ लिख के, तो मैं हर बार एक कॉपी और पेन लेकर बैठता था और हर बार पढ़ता, हर बार सेम चीज लिख चुका होता। तो मैं साल में एक ही टॉपिक को बहुत बार लिख चुका होता, 6 से 7 बार। वो ही रिवीजन होता है मेरे लिए। तो मेरे लिए कोई शॉर्ट नोट्स नहीं होता है, कोई ऐसे माइंड मैप नहीं होता है, बस वो ही होता है। रिवीजन और रिपीटेशंस में कुछ फर्क महसूस होता है कभी? नहीं नहीं, अगर इसमें फर्क करोगे तो आप फेड अप हो जाओगे, आपका फिर मन ही नहीं करेगा वापस वो लाइन लिखने का। मैंने अभी बोर्ड एग्जाम दिया, उसमें मेरे को ये चीज रियलाइज हुई। मैंने जितना वो लाइन लिखा मैं उतने गहराई से उस टॉपिक को समझा सकता था। मैंने बहुत पेज भरे, मेरे को पता चल गया था कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं जान सकता इस टॉपिक को। तो मैंने बहुत मतलब लिखा। वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास हाँ, जिसको वो हिंदी मेरे को में बस कहते पेपर हैं। भरने से ही आया। तो अगर मैं उसको शॉर्ट नोट से करता ना तो मेनली वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होता। बट बोर्ड एग्जाम में डिपेंड करता है कि हाउ यू कैन एक्सप्रेस व्हाट यू लर्न। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने बहुत पेपर भरे। आपके यहाँ आने से पहले मुझे ये बताया गया था कि आप बहुत शाय है, बहुत इंट्रोवर्ट है, आप बोल नहीं पाएंगे, पर मैं अभी का जो आपके साथ बैठने के बाद जो मेरी फीलिंग आ रही है, मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। है ही नहीं कि आप इंट्रोवर्ट है, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा हमें। आपके हिसाब नहीं, एक चीज और मेरे को पता चली आपके बारे में कि आपने जो साइंस स्ट्रीम में जनरली क्या होता है, बच्चा साइंस मैथ्स लेता है, साइंस बायो लेता है, बट आपने मैथ्स और बायो दोनों साथ में कैसे मैनेज किया? हाँ, ये सही टॉपिक है। मैं इसको इसको मैंने बहुत हार्डली मैनेज किया, क्योंकि 11 में मैंने सिर्फ बायो पढ़ी। 11 की मैथ्स मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी। तो 12th में मेरे लिए बहुत अप टू टॉप ये हार्ड चैलेंज हो गया। मेरे को 11th की मैथ्स भी कवर करनी है और 12th भी कवर करनी है मैथ्स के साथ, और मेरे सारे 5 सब्जेक्ट भी पेंडिंग पड़े थे। सो आई टुक यूट्यूब, और मैंने कोई पेड बैच ऑनलाइन नहीं खरीदा। हाँ, मेरे स्कूल वाले बहुत डांटते थे मुझे कि ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाएगा, पर हो जाता है, ऑनलाइन मैनेज हो जाता है। मैंने 1 महीना ऑनलाइन करके 12th और 11th दोनों कवर करी मैथ्स में। और हार्ड ये होता था मेरे लिए, मैं मैथ्स को लॉजिकल चैप्टर बहुत, मैथ्स में सारे लॉजिकल चैप्टर 12th के बहुत हार्ड होता है, तो उनको मैं रात को लेके बैठता था, सो डैट अगर मैं फेड अप होता तो मेरे को नींद जल्दी आ जाती, ताकि मैं सुबह उठ सकता वापस जल्दी। और बाकी सुबह उठ के मैं फिजिक्स लेके बैठ जाता। अभी आपकी बात से पता चला कि स्कूल वाले बहुत डांटते थे, हाँ बट हमने देखा है कि आपके स्कूल के पोस्टर बॉय तो आप ही बने हो। हाँ, तो उनको उनको ये बात से सहन नहीं हो रही है कि मैंने ऑनलाइन भी यूज करी है। मजा आया आपसे बात करके। आपके हिसाब से सबसे जरूरी फैक्टर क्या था जिसने आपको इतने अच्छे नंबर दिलवाए? सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवेयरनेस। मेरे को सेल्फ अवेयरनेस मेरे जितने शायद किसी को नहीं, क्योंकि मेरे को मेरा पोटेंशियल पता था। मैंने खुद पर डाउट भी नहीं करा। मैं 2 घंटे भी शायद तक ही पढ़ता था दिन में, क्योंकि इनफ था मेरे लिए। मैं ऐसा भी फेज में था, मैं अक्टूबर से पहले नहीं पढ़ता था मैं। हाँ, क्यों एक एक महीना मैंने बिना पढ़े, बिना होमवर्क, मेरा बैकलॉग फुल था। बट मेरे को पता था कि मेरे हो जाएगा, मेरे से पोटेंशियल है मेरे में। मैं लेके बैठता और बस बैठ जाता। इतने जबरदस्त आत्मविश्वास का क्या रीजन हो सकता हाँ, है? ये मेरे को 2 साल लगे, मेरे को बस ये कॉन्फिडेंस को ही पहचानने में मेरे।
मैंने 11th पूरी निकाल दी इसी क्या कॉन्फिडेंस को बिल्ड कॉन्फिडेंस को करने पे। पहचानने के लिए खुद के अंदर झांकना जरूरी होता है? हाँ, मैं इंटरेक्ट नहीं करता, मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ इस चीज में, पर मैं अब धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ लोगों से इंटरेक्ट करना, सो दैट मैं अपने बारे में और पहचान लूँ खुद को। नहीं नहीं, मजा आ रहा है आपसे बात करके। खुद के नोट्स बनाते हैं या कोचिंग के नोट्स वाले खुद के को आंख बंद करके फॉलो कर लेते नहीं, हैं? कोचिंग सिर्फ डायरेक्शन देती है, नोट्स कोचिंग वाले कभी बेनिफिशियल नहीं है। और मेरी कोचिंग हार्ड पढ़ कर देती पढ़े को, वो नीट का जेई का साथ में पढ़ाती, तो रिवीजन में हालत टाइट हो जाती बच्चों की। तो सो डैट मैं अपने ही नोट्स बनाता, अपने ही लैंग्वेज में लिखता, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करके। बच्चों को अनस ने कभी एक अच्छी चीज बताई है कि कोचिंग सिर्फ डायरेक्शन देती है। एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो हमारे सारे बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोचिंग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देती है। याद करें कि आपके सबसे असरदार ट्रिक क्या थी, ये याद मतलब याद करने की? वही, मैं हमेशा एक कॉपी और एक पेन लेके बैठता, जो लाइन पढ़ी है मैंने उसमें से जो भी कोड निकला उसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिख देता। मेरी कॉपी भी, मेरी बुक कोई वापस नहीं पढ़ सकता सिर्फ मेरा अलावा, क्योंकि मैंने उसको इतना भर चुका हूँ, मैं उसको हाईलाइट मैंने पेन से पूरा कॉपी फिल कर दिया बुक। तो सीक्रेसी में जाने का विचार है? मतलब नहीं सीक्रेट इतना लिखते हो तो क्या इसका इसका नहीं, क्या कारण क्योंकि है? वो हार्ड हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा कि कौन सी लाइन का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने मेरी लैंग्वेज में उसको फॉर्मूला बना बना के शॉर्ट में लिखा है। बढ़िया है। आपके इस रिजल्ट में कोचिंग का कितना रोल है या योगदान मानते हैं आप कोचिंग का कुछ? स्टार्टिंग इनिशियल फेज में तो डायरेक्शन कोचिंग का ही काम होता है, क्योंकि वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैंने कोचिंग से पढ़ी, बट मेरे को पता था कि इस कॉन्सेप्ट की डेप्थ मेरे में बिल्ड नहीं हुई, सो आई स्टार्ट टेकिंग माय नोट्स। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, सिर्फ बुक से पढ़ा और कोर को लिखा, क्योंकि मेरे को तो यही लगता है कि आरबीएससी इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर आपको बस कॉन्सेप्ट पता है और लिखना आता है, दैट्स ऑल यू नो। और फिर स्कूल वालों ने मेरे को डायरेक्शन दी, और सबसे बेस्ट ट्रिक, मैंने सिर्फ टेस्ट दिए, सारे रो टेस्ट दिए जो भी क्लास में कंडक्ट होते हैं, जो कोचिंग के आफ्टर कंडक्ट होते हैं। मेरे को पता चल गया था कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, मेरे को पता चला मैं फिजिक्स में वीक हूँ, मेरा बैकलॉग है फिजिक्स में, मैंने दिसंबर पूरा निकाल दिया सिर्फ एक फिजिक्स में। Do you wanna say that RBC is the best board, exam in board? आरबीएससी, हाँ, बट इट ऑल डिपेंड ऑन आईक्यू लेवल। आरबीएससी में मेनली यही मेंटेन करता है कि हाउ यू एक्सप्रेस योर कॉन्सेप्ट, बिकॉज आरबीएससी सिर्फ आजकल हो गया थोड़ा बायस्ड, अदरवाइज आरबीएससी में आप है कॉम्प्लिकेशन है आरबीएससी के। मैंने एमसीक्यूज अभी देखे, अभी वाला लेवल अच्छा खासा लेवल था। एमसीक्यू में मेरे मार्क्स कटे, जो जो भी मार्क्स कटे, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उनमें कॉन्सेप्ट बिल्ड था मेरा, उसमें मैंने फुल लिखे। होनी चाहिए आपकी, जो कि फ्यूचर में भी काम आएगी आपके। और तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो स्टडी मेथड है, अपना स्टडी मेथड में सेल फोन का क्या यूज हो सकता है, या सेल्फ, गैजेट्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक हाँ, गैजेट्स होते हैं उनका क्या यूज हो सकता है? वो तो टाइम लिमिटेड हो तो आपके बेनिफिशियल ही है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी फिजिक्स सिर्फ मोबाइल से करी है, और सिर्फ एक ही महीना मैंने मोबाइल यूज़ करा, वो पूरा दिसंबर था। उसके बाद मैंने जो भी लर्निंग का फेज था वो मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने जनवरी से सिर्फ अपना रिवीजन फेज और प्रैक्टिस फेज स्टार्ट करा, और उसके बाद मैंने मोबाइल को नहीं टच करा। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते थे, पर वो जनरली ऑनलाइन अवेलेबल है, बट मैं तो रॉ अपनी कोचिंग में जाके ले लेता था सर से, वो पेपर उनके सामने सॉल्व करके उनको ही देते पूछना जाता। चाहूंगा कि जब पढ़ाई का मन नहीं करता था तो किसी भी कारण से तो खुद को ट्रैक पर कैसे लाते थे? अगर कभी ऐसा हुआ, ऐसा माहौल हुआ कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, बोर हो रहा है, ऐसा है, तो उससे उभरने के लिए क्या किया, कैसे ट्रैक पे लाए अपने आप को? यही की कॉन्सेप्ट है, क्या मेरे को सेल्फ अवेयर था, मैं पोटेंशियल मेरे को मेरा पता था, इसलिए मैं हमेशा क्या करता था, अपने आप को बस इतना ही कहता था कि सिर्फ अगर मन नहीं है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है, फिर भले उठ जाऊंगा मैं। तो इससे एक तो कंसिस्टेंसी मेंटेन है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वो 15 मिनट फ्लो बन जाता है। फ्लो स्टेट में मैं जैसे ही आ जाता, फिर मैं नहीं देखता कि कितनी बज रही है, रात है, दिन है, दोपहर है, मैं स्टार्ट हो जाता पढ़ना। मोस्ट ऑफ द केस में वो 15 मिनट आपको बना ही देगा फ्लो स्टेट, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अगर प्रॉब्लम हो ऐसे फेज में तो सिर्फ 15 मिनट ही पढ़ना है। अगर फ्लो स्टेट मेंटेन नहीं होगा तो कंसिस्टेंसी बन जाएगी हर रोज की। जैसे कि आपने बताया कंसिस्टेंसी है, वो सारी चीजें, कभी ऐसा मन हुआ कि पढ़ाई के अलावा कुछ और भी करना चाहिए, या कभी पढ़ाई के अलावा आपने कभी को करिकुलम एक्टिविटी में पार्ट लिया या कुछ और किया कभी? हाँ, मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। ओह और गुड। क्रिएटिव, जैसे मैंने बहुत सारी स्किल सीखी है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। बट फिर एक फेज होता है कि आप पेरेंट्स आपको कहते हैं कि अब पढ़े ही है, क्योंकि इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं,
और पढ़ाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, तो मेरे को फिर एक बार इनको साइड में रखना पड़ा। 12th मैंने जैसे तैसे मेंटेन करी, फिर मेरे को पता चल गया कि अब भी इन चीज़ों का टाइम नहीं है। अक्टूबर के बाद मैं बहुत सीरियस हो गया था पढ़ाई को लेके, तो मैंने इन चीज़ों को एकदम साइड में रखा। हाँ, पढ़ाई के अलावा भी मेरे बहुत इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में, क्रिएटिविटी, मार्केटिंग, इन सब में इंटरेस्ट है मेरा। जैसा कि आपने बताया कि स्पोर्ट्स के अलावा को करिकुलम की एक्टिविटी जो होती है, स्पोर्ट्स है, एडिटिंग है, वीडियो है वगैरह, इनमें आपका इंटरेस्ट है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके जो दादाजी है अब्दुल गनी जी, जोधपुर में उस्ताद के नाम से फेमस है, वो अखाड़ा चलाते हैं। तो क्या आप कभी आपने उनके साथ लाठी चलाई है? नहीं, कभी ऐसा मौका तो नहीं मिला। हाँ, पर उनके आंखों के सामने मैंने जरूर अखाड़ा खेला बहुत बार, उनके साथ मुहर्रम बहुत कनेक्ट करा। दादा मेरा हमेशा मेरे को लेके जाते थे, और मेरा मन हो या नहीं हो मेरे को परफॉर्म करना ही पड़ता उनके सामने। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके दादा के सानिध्य में मैंने भी लाठी चलाई है। जब पढ़ाई का मन नहीं करता था तो किसी भी चलो ये क्वेश्चन तो हो गया था। वो बोर्ड परीक्षाओं से 1 माह पहले क्या रिवीजन की स्ट्रेटजी होती थी? क्या आप कैसे करते थे मैंने उसको? माइंडसेट बना लिया था कि अब मैं कुछ भी नया नहीं सीखूंगा, ताकि मैं डिमोटिवेट ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। आई जस्ट टुक 2 को फैक्टर, एक तो रिवीजन करना और एक प्रैक्टिस करना है। और नेवर डाउट योर कोचिंग, कोचिंग वाले टेस्ट में और एनालाइज करके बढ़िया देते हैं। हाँ, नोट्स में थोड़े वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं, बट वो डायरेक्शन दे सकता है आपको, सो दैट आपको कंफ्यूज ना होना पड़े आगे आपको कैसे करना है प्रैक्टिस। इन द फ्यू लास्ट डेज इन फॉर एग्जामिनेशन, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें? सबसे पहले कि डिस्ट्रैक्ट तो होना ही नहीं है, ना डिमोटिवेट होना। और ये फेड अप वाली चीज सिर्फ माइंडसेट पे डिपेंड करती है, आपको माइंडसेट स्ट्रांग रखना है अपना। बढ़िया, अच्छी बात है। आपने कम्युनिटी में अपनी कम्युनिटी में एजुकेशन से रिलेटेड आपकी क्या चिंता है, या कैसे अपन उसको अपग्रेड कर सकते हैं, क्या है? एसेंशियली तो 2 फैक्टर चेंज कर सकते हैं। एक तो लोग जनरली मार्क्स को आइडियलाइज कर देते हैं एज ए इंटेलिजेंट, जो मेरे ख्याल से इतना कोई जरूरी नहीं होता है। एक 75% वाला मोर इंटेलिजेंट देन 95। हाँ, अगर मार्क्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आईक्यू लेवल है, और आईक्यू लेवल ओनली वर्क्स टू फिल आउट द वर्क पेपर्स। इन प्रैक्टिकल लाइफ और बिजनेस लाइफ ईक्यू मेंटेन करता है, और ईक्यू जिसके पास है वो मार्क्स पे डिपेंड्स नहीं करते। आपके पास एटिकेट्स होने चाहिए, आपके पास मैनर्स होने चाहिए, हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, हाउ टू एंड अ कन्वर्सेशन, हाउ टू क्रिएट अ फ्लो, हाउ टू गुड। रिप्रेजेंट, हाउ टू एक्सप्रेस हर हिज थॉट्स। और सेकंड फैक्टर, आई थिंक सेकंड फैक्टर होना चाहिए क्या, पढ़ाई को सिर्फ एक बोझ की तरह नहीं जनरलाइज करना चाहिए। क्या बस 12th हो जाए उसके बाद पढ़ाई छोड़ दो? पढ़ाई इस सिर्फ 12th और 11th तक सीमित नहीं है। ये मेनली थिंकिंग डेवलप करती है, पर्सनैलिटी क्रिएट करती है। आगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पढ़ाई के अलावा और कोई स्कोप नहीं है। किसी भी फील्ड में जाओ, भले स्पोर्ट्स में, तब भी पढ़ाई काम आएगी, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो आपको सेल्फ अवेयर बनाती है। एंड जो बंदा सेल्फ अवेयर है, जो ऑब्जर्व कर सकता है खुद को, मुझे नहीं लगता फिर उसको कोई हरा सकता है। ही कैन टॉप इन एनी फील्ड ऑफ हिज लाइफ। I would like to appreciate your confidence, your way of thinking. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे को कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप, फिर बताना चाहूँगा, आप इंट्रोवर्ट नहीं हैं। आप कहीं किसी भी एंगल से हमें इंट्रोवर्ट नहीं लग रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया अनस, आपका हमारे साथ, आप जुड़े हमारे साथ। अल्लाह ताला आपको हर खुशी अता फरमाए, अल्लाह ताला ज़िंदगी के हर कदम पर आपको कामयाबी नसीब फरमाए। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू।